ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डील करने वाली हूँ, अपन ने देखा था ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे अपन, है ना। फीटस इन यूट्रो वाले चैप्टर में ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है पैल्पेशन, है ना, सेकेंड स्टेप ऑफ ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें अपन पैल्पेट क्या करेंगे, हाइट ऑफ यूट्रस पहले पैल्पेट करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ यूट्रस पैल्पेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यूट्रस मदर ऑब्वियसली आपको पता है कि डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन पे है मदर, थाइस हल्का सा फ्लेक्स्ड है, लेग्स फ्लेक्स्ड है, एब्डोमेन पूरी तरह एक्सपोज्ड है ना। अब आपको पैल्पेट करना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना पड़ेगा वो है कि मदर को बिल्कुल ही आप, अगर वो हल्का भी आड़ा टेढ़ा हो रही है तो बिल्कुल उसको सेंट्रली प्लेस करना है। इसके साथ साथ यूट्रस अगर आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, मतलब डिविएटेड दिख रहा है फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस, तो उसको डिविएटेड फॉर्म से सेंट्रली प्लेस करना जरूरी है कि जिससे अपन को एग्जामिनेशन में कोई एरर नहीं मिले, ठीक है। तो यूट्रस इज टू बी सेंट्रली प्लेस फाउंड डिविएटेड, इफ फाउंड डिविएटेड, देन अल्नार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड इज टू बी प्लेस्ड इन द अपर बॉर्डर इन द लेवल ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस and approximate duration of the pregnancy is ascertained in the terms of weeks of gestation, है ना। आप लोगों को पता है ये एब्डोमेन है ना, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का एल्नार बॉर्डर जो है मैं पर एब्डोमेन प्लेस करूंगी, isn't it। तो जहाँ पे मैंने पर एब्डोमेन प्लेस किया है वो फंडस ऑफ यूट्रस है, isn't it। आप लोगों को पता है कि जहां तक यूट्रस चढ़ा हुआ है वहां तक आप इजिली उसका काउंटर, उसका आउटलाइन को आराम से नाप सकते हो, isn't it? तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया है। पैल्पेशन में मुझे दोनों हैंड्स यूज करने पड़ेंगे, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है पैल्पेशन, है ना। और आप एब्डोमिनली प्लेस कर रहे हो अपने हैंड्स को, तो उसमें अल्नार बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड इज टू बी प्लेस्ड ऑन दी फंडस नॉच, है ना, नॉच जहां से वो अपन नाप पाए, ठीक है, वो आर्च में अपन को प्लेस करना है। देन क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिवली FSH इज टू बी मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड विद द टेप ऑल्सो, है ना। आपने सिम्फाइसिस फंडल हाइट ले ली, है ना। सिम्फाइसिस फंडल हाइट आप लोग को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया था कि आप इसको इंच टेप के थ्रू भी मेजर कर सकते हो, है ना। जहाँ पे आप क्या करोगे, आप मेजरिंग टेप लोगे, मेजरिंग टेप को प्लेस करोगे फंडल नॉच जहाँ पे आपको मिल रहा है हाईएस्ट हाइट, है ना, टिल दी क्रॉस करते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए टिल दी मिड पॉइंट ऑफ दी सिम्फाइसिस प्यूबिस, है ना। जो आपको जेस्टेशनल एज इंच टेप में मिलेगा इन सेंटीमीटर्स, वो एग्जैक्टली +-1-2 सेंटीमीटर्स जेस्टेशनल एज होगा मदर का। तो आप इस तरीके से सबसे पहले पैल्पेशन में जेस्टेशनल एज ऑफ मदर कैलकुलेट कर सकते हो, सिम्फाइसिस फंडल हाइट मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन देयर आर कंडीशंस वेयर द हाइट ऑफ द यूट्रस मे नॉट करस्पॉन्ड्स विद द पीरियड ऑफ एमेनोरिया। अब इन्होंने बोला है कि हाइट ऑफ यूट्रस, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है, जरूरी नहीं है कि आप लोग पीरियड ऑफ एमेनोरिया के साथ वो करस्पॉन्ड करें, है ना। मदर जो आपको जेस्टेशनल एज बता रही है, कोई कंपलसरी नहीं है कि हाइट ऑफ यूट्रस आप लोग को उतना ही मिले, हो सकता है उससे कम मिले या उससे ज्यादा मिले। तो कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें कम या ज्यादा ही में कह सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ज्यादा वाली कंडीशन में, जिसमें अपन कंडीशन वेयर द हाइट ऑफ द यूट्रस इज मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जो मदर बोल रही है जेस्टेशनल एज उससे ज्यादा दिख रहा है आपको, तो वो कौन सी कंडीशंस है, मिस्टेकन डेट ऑफ LMP। ऐसी बहुत सारी मदर्स होंगी जो आप लोग को LMP गलत बता रही है ना। कुछ मदर्स जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे को नोटिफाई नहीं कर पाती है ना, तो वो आप लोगों को गलत डेट बता रही है। इसके कारण आपको पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है और सिम्फाइसिस फंडल हाइट जो है वो मिसमैच हो रही है, ठीक है। दूसरी ट्विंस कंडीशन में, जहां पे आप कह सकते हो मोर देन 1 फीटस इनसाइड द वूम, है ना। जब मोर देन 1 फीटस इनसाइड द वूम है तो ऑब्वियसली उसका जेस्टेशनल पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ एमेनोरिया से मिसमैच होगा। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमिनोस, है ना, जिसमें आप कह सकते हो कि बच्चे की साइज छोटी और एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट ज्यादा। तो इस वाली कंडीशन में जनरली आप कहते हो कि मदर जो जेस्टेशनल एज बता रही है इट इज मिसमैचिंग विद द एब्डोमिनल नॉचिंग, ठीक है। उसके अलावा बिग बेबी केसेस लाइक डायबिटीज, मैक्रोसोमिक बेबीज आर बोर्न, है ना। ये मैक्रोसोमिक बेबीज जो है इस केस में भी जनरली एब्डोमेन जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बैरल शेप दिखाई देता है, नॉच दिखाई देते हैं उसमें। तो इस केस में भी अपन कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है वो मिसमैच खाएगी, ठीक है। पेल्विक ट्यूमर एसोसिएटेड हो सकता है प्रेगनेंसी के साथ साथ, फीटस के साथ साथ एक ट्यूमर भी ग्रो कर रहा है, ओवर ग्रो कर रहा है ना। इस वाली कंडीशन में भी जनरली क्या होता है, एब्डोमेन जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के साथ मिसमैच होगा। नेक्स्ट इज हाइडेटिफॉर्म मोल, isn't it, जिसमें आप कह सकते हो प्लासेंटल एब्नॉर्मेलिटीज और प्रोलिफरेशन, एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लासेंटा एंड इट्स विलाइस, जनरली कॉलोनिक विलाई, है ना। उसके जनरली कंडीशंस में भी आप देख सकते हो कि जनरली साइज ऑफ यूट्रस जो है वो भी बिग दिखाई देगी। देन कंसील एक्सीडेंटल हेमरेज, जिसमें आप कह सकते हो
अबॉर्शन फॉर्म में अब्रप्शन फॉर्म में देख सकते हो, जिसमें आप कहते हो कंसील्ड फॉर्म ऑफ अब्रप्शन देखने को मिल रहा है ना। जब मैं अब्रप्शन प्लासेंटा पढ़ाऊंगी, अब्रप्शन इन प्लासेंटा पढ़ाऊंगी, तब तुम लोग को पता पड़ेगा एक रिवील्ड होता है, एक कंसील्ड होता है और एक मिक्स्ड होता है ना। जो कंसील्ड होता है उसमें क्या होता है, ब्लड पूलिंग होती है प्लासेंटा के जस्ट पीछे, है ना। यूट्राइन वॉल प्लासेंटा उसके बीच में ब्लड पूल अप होता है, इसके कारण भी जनरली जो साइज ऑफ यूट्रस जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है एज द मदर इज कंप्लेनिंग, है ना। मदर जैसे बता रही है एमनोटिक जेस्टेशनल एज एमेनोरिया, पीरियड ऑफ एमेनोरिया जो बता रही है वो मिसमैच खा रही है जो आपने नापा उससे, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन वेयर द हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, ये मोर देन था, ये अब लेस देन, तो कौन से केस में देखने को मिलेगा, मिस्टेकन डेट ऑफ LMP, फिर से, है ना। मदर जो LMP कैलकुलेट की है वो गलत तरीके से कैलकुलेट की है, या फिर उसको याद नहीं है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, ठीक है। स्कैंटी लिकर एमनियाई ओलिगोहाइड्रोमिनोस केस में भी, है ना। जनरली आप कहते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट जेस्टेशनल एज के साथ वेरी करता है ना, ग्रो करता है ना, एडवांसमेंट होती है एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट में भी, इजंट इट। अगर एमनोरिक स्टेट जो है वो बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, तो ऑब्वियसली एमनोटिक कंटेंट भी बढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ फीटस का साइज इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन फीटल प्लस मैटरनल दोनों है टुवर्ड्स द एमनोटिक फ्लूइड, इजंट इट। तो अगर एमनोटिक फ्लूइड कंटेंट कम है तो ओलिगोहाइड्रोमिनस कंडीशन है, तो इस केस में भी जेस्टेशनल पीरियड जो है वो रॉन्ग दिखाई देगा, आपको मिसमैच खाते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट है फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, इस केस में भी जनरली जो फीटस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी के कारण भी नहीं ले पा रहा है, या हो सकता है मैटरनल इम्बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के कारण भी नहीं ले पा रहा है। इस कंडीशन में जनरली अपन कह सकते हैं पीरियड ऑफ एमेनोरिया जो है वो मिसमैच खाएगी। नेक्स्ट इज IUD, जिसमें कहते हैं स्टैटिक हो गई, अब कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, उस वाली कंडीशंस में भी जनरली अपन देख सकते हैं कि एमनियोटिक जो यूट्रस है उसका साइज में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स। ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स जो है ये पार्ट है, मैं ये तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करके देना चाह रही हूँ, तो इसके लिए तुम लोग को क्लासेस जब तुम अटेंड करने आओगे तब मैं तुम लोग को पैल्पेशन को डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगी, है ना। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वो पैल्पेशंस कौन से हैं, कौन से ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स होते हैं पैल्पेशन में, है ना, और वो ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स आप कैसे कैसे कर सकते हो। फाइनली जब आप क्लास में आ जाओगे आपके पास नोट्स रहेंगे, आपको मैं पैल्पेट करके बताऊंगी ऑन द डमी जनरली ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स कौन से होते हैं और उसको कैसे कैसे लेते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जस्ट अभी रीडिंग फॉर्म के हिसाब से पैल्पेशन शुड बी कंडक्टेड विद एटमोस्ट जेंटलनेस। जब भी आप कहते हो कि पैल्पेशन कर रहे हो, है ना, मदर जेस्टेशनल एज पे चल रही है, मदर प्रेग्नेंट स्टेट पे चल रही है, आप कहते हो कि यूट्रस को अननेसेसरीली अपन को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप यूट्रस को डिस्टर्ब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें अग्रावेट हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, इजंट इट। और आप अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शंस को अग्रावेट नहीं कराना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं वो डिलीटेरियस इफेक्ट ला सकता है किसकी तरफ, फीटस की तरफ, इवन टुवर्ड्स मदर। तो आप अननेसेसरी यूट्रस को हैंडल नहीं करोगे जब तक कि आपको कुछ चीज उससे रिवील करनी नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो है कि आप जब भी यूट्रस को हाथ लगाओगे बिल्कुल वार्म सॉफ्ट हैंड से यूट्रस को हाथ लगाओगे, मदर के एब्डोमेन को हाथ लगाओगे। दूसरी चीज, क्लमजी पर्पसलेस पैल्पेशन इज नॉट ओनली इन अनइंफॉर्मेटिव बट मे कॉज अनड्यू यूट्राइन इरिटेबिलिटी। अभी मैम ने बताया तुम लोग को, यही बोला है मैंने कि जहां पे तुम लोग को पर्पस नहीं है तुम हर चीज को पर्पसफुल भी करते हो, इजंट इट। पैल्पेशन क्यों करना चाह रहे हो, जेस्टेशनल एज पता करने के लिए, फीटस के स्टेटस को पता करने के लिए, लेकिन अननेसेसरली उसके एब्डोमेन को पकड़ के खड़े हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यूट्रस में आप अननेसेसरली कॉन्ट्रैक्शंस ला रहे हो। तो ये ना केवल अनइंफॉर्मेटिव है बल्कि यूट्रस को इरिटेट करने का तरीका भी है, इजंट इट। तो उन्होंने कहा है कि अनड्यू अननेसेसरी कैच नहीं करके रखना है आपको एब्डोमेन को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शंस और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर पैल्पेशन शुड बी सस्पेंडेड। जब आपको लग रहा है कि यूट्रस हार्ड हो गया है, मैम कैसे पता चले कि कॉन्ट्रैक्शंस आ गए हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शंस आने का तरीका यही है कि यूट्रस जो कि रिलैक्स फॉर्म में रहता है वो सॉफ्ट रहता है, वेरएस यूट्रस जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ गए हैं वो हार्ड रहता है। आप आराम से उसकी काउंटर को पता कर सकते हो, इजंट इट। तो जैसे आपको लगा कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ गए हैं, यूट्रस हार्ड हो गया है, इसका मतलब उसमें अच्छे तरह कॉन्ट्रैक्शंस एग्रावेट हो गए। वो कॉन्ट्रैक्शन कोई भी हो सकते हैं, ब्रैक्सटन 6 भी हो सकता है या लेबर भी हो सकता है। जैसे आपको पता चला कि वो हार्ड हो गया है, आपको अपने हैंड को सस्पेंड कर देना है, पीछे खींच लेना है। हैव यू अंडरस्टूड? उसके एब्डोमेन को पकड़ के नहीं रखना है। हैव यू अंडरस्टूड? ओके।
ओके, नेक्स्ट जो अपन ऑब्स्टेटिकल ग्रिप में पढ़ेंगे, पहला ग्रिप जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है फंडल ग्रिप, है ना। तो फंडल ग्रिप में क्या करेंगे अपन, दैट इज द पैल्पेशन इज डन बाय प्लेसिंग द पेशेंट्स फेस। पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, ये उसका फेस है, ये उसका हेड है, तो अपन जब भी पैल्पेट करेंगे तो उसकी फेस की तरफ देख के पैल्पेट करेंगे, बोथ बाएं मैनुअली प्लेस कर रहे हैं अपन हैंड्स को, ठीक है। The whole fundal area is to be palpated by using both the hands by lying flat on it to find out which pole of the fetus is lying in the fundus। अगर ये fundus है, ये fundus है ना, fundus के ऊपर दोनों hands को place करेंगे अपन और उसको अपन दबा के देखेंगे, हल्के हल्के हाथों से दबा के, जेंटल हैंड से दबा के देखेंगे। तो अपन देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पोल है, ऊपर बटक्स है या हेड है। अपन ने दबा के देखा, अपन को इररेगुलर मास्क फील हुआ, है ना, इररेगुलर मास्क जहाँ पे स्मूथनेस नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बीच में रुकावट आई, उसके बाद वापस स्मूथ हुआ, है ना, स्मूथ फिर ब्रेक फिर स्मूथ, तो अपन को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे बटक्स है। और ऑब्वियसली अगर मैं दबा रही हूं और वो आराम से दब रहा है तो वो सॉफ्ट है, इसका मतलब वो बटक्स है, इजंट इट। लेकिन अगर मुझे एक कंटिन्यूस स्मूथनेस फील हुई और वो भी हार्ड पार्ट फील हुआ, इसका मतलब हेड है, इजंट इट। और अगर हेड फंडल साइड में है तो बटक्स लोअर पोल में है, इसका मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन। वेरएज अगर इररेगुलर मास्क सॉफ्ट फील हुआ है, इसका मतलब बटक्स ऊपर है और हेड नीचे, इसका मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और अगर मुझे फंडल साइड में पैल्पेट करते वक्त कुछ भी फील नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रांसवर्स लाई पे है बच्चा, इजंट इट, बिल्कुल यूं लेटा हुआ है बच्चा और फंडल एरिया बिल्कुल एम्प्टी है। तो इस केस में अपन बोलेंगे कि फंडल ग्रिप जो है वो एम्प्टी है इन ट्रांसवर्स लाई। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरीके से अपन ड्रॉ आउट कर सकते हैं फर्स्ट ग्रिप से कि एग्जैक्टली बच्चा क्या है, उसके प्रेजेंटेशंस क्या है और ऑब्वियसली कौन सा ग्रिप अपन को क्या रिवील करेगा। तो पहला ग्रिप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि फंडल ग्रिप, जिसमें अपन बोथ हैंड्स को फंडली प्लेस कर रहे हैं, दबा के देख रहे हैं, इररेगुलर स्मूथ मास फील हो रहा है, इसका मतलब बटक्स ऊपर है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है ना। जब मुझे स्मूथ हार्ड मटेरियल फील हो रहा है, इसका मतलब हेड ऊपर है, तो प्रेजेंटेशन ब्रीच है। और जब मुझे पैल्पेट करने पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा ट्रांसवर्स लाइन में है और फंडल ग्रिप जो है वो एम्प्टी है। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट ग्रिप जो है वो है लैटरल और अम्बिलिकल ग्रिप। नाम से समझ आ रहा है कि अम्बिलिकस के दोनों लैटरल वॉल्स को अपन पैल्पेट कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं बोल रही हूँ कि ये अम्बिलिकस है, तो दोनों लैटरल हैंड्स को अपन यूं प्लेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पता रखा है, पैल्पेशन इज टू बी डन बाय फेसिंग द पेशेंट्स फेस। फिर से पेशेंट लेटा हुआ है ना, फेस यहाँ पे रहेगा उसका, तो अपना फेस भी उसी की तरफ रहेगा, isn't it? Then hand are placed on either side of the umbilicus to palpate one after the another the sides and the front of the uterus to find out the position of the back limb anterior shoulder, isn't it? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों हैंड्स को लैटरली अम्बिलिकस के दोनों साइड में प्लेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब मैं एक साइड को दबा रही हूँ तो दूसरा साइड मेरा सस्पेंडेड रहेगा, है ना, और जब मैं दूसरा साइड दबा रही हूँ तो एक हैंड सस्पेंडेड रहेगा, वन आफ्टर दी अनदर। Have you understood? The back is suggested by the smooth curved resistance feel। अगर बच्चे का बैक है तो ये स्मूथ है, isn't it? ये हेड है, ये बैक है, तो ये अगर स्मूथ है तो इसका मतलब ये हुआ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये होगा इसकी स्पाइनल कॉर्ड है ना। और वो अगर मुझे इस साइड मिल रही है तो वो लेफ्ट साइड है, इस साइड मिल रही है तो वो राइट साइड है, इसका मतलब पोजीशन पता चल गई मुझे बच्चे की, isn't it? तो जिस साइड में मुझे स्मूथ सरफेस मिल रही है, इसका मतलब वो पोजीशन हुई, तो दूसरी सरफेस जो है वो एम्प्टी रहेगी, है ना। और अगर इस साइड में मुझे हार्ड सरफेस फील हो रही है, ये सरफेस एम्प्टी रही और ये लेफ्ट पोजीशन रही बच्चे की, isn't it? तो अगर मेरे को स्मूथ सरफेस मिल रही है तो लेफ्ट साइड में बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, द बैक इज सजेस्टेड बाय द स्मूथ कर्व्ड रेजिस्टेंस फील, लिम्ब साइड इज कंपैरेटिवली एम्प्टी। जैसे मैंने बताया बच्चा यूं है, बिल्कुल कर्व्ड सी शेप पोजीशन पे है, तो अगर सी शेप पोजीशन पे है बच्चा तो ये रहा हेड उसका बच्चे का, है ना, ये रहा लिम्ब, isn't it? तो अगर बच्चा यहाँ पे है तो ये तो स्मूथ कर्व हो गया और लिम्ब इस साइड है, तो ये वाली साइड जो है वो एम्प्टी है ना। या फिर अगर मैं हल्का सा धक्का मारूं यहां से तो मुझे नॉब्स फील होंगे, नॉब ऐसे डॉट, है ना। ये नॉब्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप मुट्ठी बंद करो और ये तिकोने पार्ट जो है इसको नॉब्स कहेंगे, है ना। ये नॉब मुझे दूसरी साइड में फील हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, बच्चे का फीट है, बच्चे का टो है। हैव यू अंडरस्टूड? इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में बच्चे का टो है तो दूसरी साइड में बच्चे का स्पाइनल कर्व है। हैव यू अंडरस्टूड? तो limb side is comparatively empty and there is a small knots like irregular mass। तो irregular mass है, ये सारे irregular mass है, isn't it? ये irregular है ना, ये स्मूथ नहीं है, irregular mass फील हो रही है, इसका मतलब ये फीट है और दूसरी साइड में उसका बैक है।
Then after identification of the bag, it is essential to note its position, whether it is placed one side or placed in other side. Placed anteriorly, occupying both the side is noted. The position of the anterior shoulder sought out and it forms a marked prominences in the lower part of the uterus and above the head. है ना, जैसे मुझे पोजीशन मिल गई उसके बाद मैं सॉर्ट आउट करूंगी कि भैया हेड नीचे है और बटक्स ऊपर है, उसके लिए मुझे उसके एंटीरियर शोल्डर, ये एंटीरियर शोल्डर है ना, बच्चा यूं लेटा हुआ है ना, उसका एंटीरियर शोल्डर जो है वो एंटीरियर शोल्डर में एक्रोमियम प्रोसेस है, अगर वो प्रोमिनेंटली मैं फील कर पा रही हूँ इसका मतलब हेड नीचे है, और मैं ऊपर की साइड में ये प्रोमिनेंसी फील कर पा रही हूँ इसका मतलब बटक्स नीचे है, isn't it? Then the position of the anterior shoulder is sought out for it forms a marked prominence in the lower part of the uterus above and it may be placed near the midline. अगर वो midline की तरफ placed है इसका मतलब हेड नीचे है और अपन को वहां पे FHS मिल सकता है ना. अम्बिलिकस के जस्ट नीचे इस साइड में मुझे अगर फील हो रहा है कि यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस है तो ये शोल्डर है और इसी साइड में मैं FHS को आराम से मॉनिटर कर सकती हूँ, है ना, और FHS मुझे लोअर साइड लैटरल साइड ऑफ अम्बिलिकस मिलेगा. हैव यू अंडरस्टूड? इससे क्लियर हो गया कि हेड नीचे है बटक्स ऊपर है, पोजीशन भी पता चल गई, FSH भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि एग्जैक्टली बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, सिफेलिक या पोडालिक. हैव यू अंडरस्टूड?